Yes. So in this chapter, now we will discuss further after civil disobedience movement and Dandi March. In our country, when in 1939 to 1945, when Second World War was started, Second World War started from 1939 and ended up to 1945. In this war, Britain that tried to win support from the Indian people, and they promised to give us independence if Indians will support Britain in Second World War. So many soldiers, farmers, Indian soldiers, they supported Britishers. But after winning the Second World War, Britain turned from their promise. यानी कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया था, that was not fulfilled. And due to this, now Congress people, they demanded their right to independence. ठीक है? So the Congress ministers, many ministers resigned. बहुत से ministers ने resign कर दिए because now they wanted complete independence. ठीक है? So now we will see further which movement was started by Mahatma Gandhi. After some years, Mahatma Gandhi started a new movement that was Quit India movement. क्विट इंडिया मूवमेंट मीन्स ब्रिटिशर्स के लिए ये मूवमेंट था जिसमें था भारत छोड़ो आंदोलन. बहुत फेमस था ये. कौन से ईयर में? 1942. इन विच ईयर? 1942. क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, इन विच दे टोल्ड पीपल टू डू और डाई, करो या मरो, यानी कि या तो सेक्रीफाइस या फिर रिवोल्ट करो, प्रोटेस्ट करो. ठीक है? इफ यू वांट टू सी इंडिपेंडेंस, अगर आप कंट्री के लिए आज़ादी देखना चाहते हो तो डू और डाई, करो और मरो, है ना. तो ये कुछ स्लोगन उस टाइम पे बहुत फेमस हुए. इन बिटवीन इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम सुभाष चंद्र बोस का जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं भूल सकते, है ना. रेडिकल नेशनलिस्ट. रेडिकल नेशनलिस्ट का मतलब होता है, नो डाउट उनका भी मानना था कि इंडिपेंडेंस जो है हमारा एक, जिसे कहते हैं कि हमें मिलनी चाहिए, लेकिन उनका वे, इंडिपेंडेंस लेने का वे महात्मा गांधी से अलग था. नो डाउट वो महात्मा गांधी को सपोर्ट करते थे. उन्होंने महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन भी कहा. लेकिन 1941 में उनको ये लगा कि जब तक वो इस कंट्री में रहेंगे ना, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कभी भी जो है वो फाइट नहीं कर पाएंगे. सो दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, ही प्लान टू लीव द कंट्री. उन्होंने कंट्री छोड़ने का प्लान किया. जनवरी 1941 में वो इंडिया से कहाँ चले गए? सिंगापुर. ठीक है? वेंट टू सिंगापुर. और सिंगापुर गए, वहाँ पे उन्होंने आज़ाद हिंद फौज जिसको इंडियन नेशनल आर्मी भी कहा जाता है, वहाँ पर उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज जो है वो बनाई. अल्टीमेटली उनका मोटिव था इंडिया पे अटैक करना, ब्रिटिशर्स को इस तरह से कन्विंस करना, उनको लड़ाई में हारना, ताकि वो कंट्री छोड़कर चले जाए, टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल. उनका भी मेन मोटिव क्या था? टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल. देन इसके बाद उन्होंने क्या किया, इम्फाल एंड कोहिमा मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ से उन्होंने सबसे पहले अटैक किया. लेकिन दे वर नॉट सक्सीडेड, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए. एंड अल्टीमेटली ये माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनका प्लेन जो है वो क्रैश हो गया और उनके बारे में जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली. तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हमारे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत से लोगों का एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है. और कई तो ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ के बारे में, लाइफ हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, और कई ऐसे ही हैं जिनको रिकॉग्निशन मिली. ठीक है? तो अल्टीमेटली इस चैप्टर, एक तरह से ये चैप्टर जो है दैट इज ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपल हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर गेटिंग इंडिपेंडेंस. क्लियर? इसके बाद नाउ द क्वेश्चन वाज बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स. मेन जो था वो एक तरह से जो हम कहते हैं कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग जो थी ना, डिवाइड एंड रूल, इस पॉलिसी ने हमारी कंट्री में हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में काफ़ी गैप जो है वो इंक्रीज कर दिया.
तो नो डाउट क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। 1943 तक 90,000 पीपल वर अरेस्टेड, यानी कि 90,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। एंड अराउंड 1,000 किल्ड इन पुलिस फायरिंग, बहुत से लोगों को मारा भी गया, फायरिंग हुई, ठीक है। और लोग लेकिन फिर भी अपने घरों से बाहर आते थे, प्रोटेस्ट करते थे, उनको अरेस्ट किया जाता था, कहीं को मारा जाता था, जेल में डाला जाता था। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी मतलब 1943 तक ब्रिटिशर्स जो थे वो काफ़ी लोगों से डरने लगे थे। लाइक अल्टीमेटली ब्रॉट द राज टू इट्स नीज। इसका मतलब है कि अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इंडियंस के मूवमेंट और प्रोटेस्ट को देखकर अब डरने लगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारी जर्नी है दैट इज टूवर्ड्स पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। हमें इंडिपेंडेंस मिली है एट द कॉस्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान टू टू कंट्रीज, ठीक है। और इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल, जिसे हम कहते हैं कि एक लोगों की डिमांड भी रिस्पॉन्सिबल थी जो मुस्लिम्स ने रखी, दैट दे वांटेड इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है। अब ये हम पढ़ेंगे कि क्या क्या क्यों इनका मतलब मानना था। मुस्लिम लीग जो थी स्पेशली मुस्लिम्स की पार्टी थी, मुस्लिम लीग। क्लियर? मुस्लिम लीग जो बच्चे पार्टी थी ना, ये पार्टी के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, इनका नाम याद रखना आपने, मोहम्मद अली जिन्ना। इनका ये मानना था कि हमारी इंडिया जो कंट्री है इसमें हिंदुइज्म जो है वो मेजॉरिटी है और मुस्लिम्स माइनॉरिटी में रहेंगे, ठीक है। और उनको ये लगता था कि अगर हमें इंडिपेंडेंस मिल भी जाएगी तो मुस्लिम्स जो हैं उनको कभी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, वो हमेशा माइनॉरिटी में ही रहेंगे। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स से ये डिमांड रखी, सेपरेट नेशन, टू पीपल टू नेशन, दो लोग दो रिलीजन दो कंट्रीज। तो ये इसके पीछे क्या रीजन था वो हम पढ़ेंगे कि क्या ऐसा रीजन था। इन 1940 मुस्लिम लीग हैड मूव्ड टू द रेजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स। 1940 तक क्लियर कट मुस्लिम लीग ने डिमांड रख दी थी, मुस्लिम लीग की सेपरेट नेशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टेट होनी चाहिए मुस्लिम्स, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने रेजोल्यूशन का मतलब होता है ब्रिटिशर्स जो है उनको रिटर्न रिक्वेस्ट या जस्ट उनके साथ बैठकर मीटिंग्स करना जिसमें वो अपनी जो है जो भी उनकी स्ट्रैटेजीज हैं वो डिस्कस करते हैं। इवन 1930 से ही 1930 मतलब 1930 के बाद बच्चे जब हमारी कंट्री में इलेक्शंस हुए थे ना, प्रोविंशियल इलेक्शंस 1937 में जब इलेक्शंस हुए थे, उन इलेक्शंस में मुस्लिम्स जो थे उनको बहुत कम जो है वो वोट सीट्स मिली थी। मुस्लिम एज अ नेशन, मतलब इनका ये मानना था कि मुस्लिम जो है वो नेशन तभी बन सकता है जब प्रॉपर जो है वो उनको पावर मिले, उनके हाथ में पावर है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1930s के बाद जब कंट्री में इलेक्शंस हुए तो उन इलेक्शंस में मुस्लिम्स को बहुत कम सीट्स मिली, ठीक है। और इसके कारण भी कई कुछ रीजंस ऐसे थे। द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 देन दे वुड ऑलवेज हैव टू प्ले सेकंड फिडल। सेकंड फिडल का मतलब है इनका ये मानना था कि जो मुस्लिम्स हैं उनको हमेशा ही हिंदू मेजॉरिटी से नीचे रह के काम करना पड़ेगा, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। और इनको ये लगता था कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट इट फियर द मुस्लिम्स में इवन गो अनरिप्रेजेंटेड। उनको ये भी डर था कि अगर हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा हो जाएगी तो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। कांग्रेस और लीग के बीच में भी किसी तरह से कोई भी आपस में भी इनके बीच में जो है वो कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी, जिसके कारण काफ़ी हद तक मुस्लिम लीग को ये लगा कि दे शुड डिमांडेड सेपरेट कंट्री। द कांग्रेस फेलियर टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेस इन द 1930s। एक और भी रीजन है कि कांग्रेस मुस्लिम्स लोगों पे अपना सपोर्ट नहीं जीत पाई। 1937 के इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी जो थी वो मुस्लिम लोगों को अपने साथ नहीं ले पाई, यानी कि मुस्लिम्स ने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं किया, मे बी रीजन रिलीजन के कारण, है ना।
तो ये कुछ ऐसे रीजन थे जिसके कारण हमारी कंट्री में हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी खत्म हो गई और डिसयूनिटी जो है वो बड़ी, रॉयट्स हुए, ये रॉयट्स पहले ही शुरू हो गए थे। देन इसके बाद मुस्लिम लीग अपने इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते थे। तो जब भी कोई टॉक होती थी ब्रिटिशर्स के साथ तो मुस्लिम लीग की मोहम्मद अली जिन्ना और इनके कुछ पार्टी मेंबर्स ही मुस्लिम्स के लिए सारा डिसीजन लेते थे। देन इसके बाद हमारी कंट्री में एक प्लान ब्रिटिश कैबिनेट मिशन, कैबिनेट का मतलब होता है कि जो ब्रिटिश लंदन से जो मिनिस्टर्स, कुछ मिनिस्टर्स हमारी कंट्री में आए जिसको कैबिनेट प्लान कहा जाता है, इसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, ये कैबिनेट मिशन प्लान कहा जाता है इसको। तो कुछ मेंबर्स, कैबिनेट मिशन प्लान का मतलब है कुछ मेंबर्स यहाँ पर आए और उन्होंने सजेस्ट किया, सजेस्ट का मतलब है कि आप एक ही कंट्री रखो, एक ही कंट्री हो, लेकिन कुछ एरियाज को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दी जाए ताकि अटोनमी का मतलब होता है कि उन एरियाज में अटोनमी दे दी जाए लेकिन कंट्री एक ही रखी जाए, उनका ये मानना था। ठीक है, इन 1946 द ब्रिटिश कैबिनेट सेंटर 3 मेंबर मिशन, इसमें कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे। कहाँ पे आए? दिल्ली आए टू एग्जामिन द डिमांड्स, मुस्लिम्स और हिंदू से जो डिमांड्स थी फ्री इंडिया यानी कि इंडिपेंडेंस और फ्री इंडिया के लिए जो उनकी डिमांड्स थी उनके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करने के लिए, बिकॉज नाउ दे हैव डिसाइडेड, ब्रिटिशर्स हैव डिसाइडेड टू ग्रांट अस इंडिपेंडेंस। लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी तो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते थे, दिस इज द रीजन। लेकिन वो किसी भी तरह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच में कोई भी जॉइंट डिसीजन नहीं करवा पाए। ठीक है, देन आफ्टर द फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन, तो हम क्या कहेंगे? कैबिनेट मिशन फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। कैबिनेट मिशन का फेल होना मतलब कि जो भी उनकी जो प्लान थे, प्रपोजल्स थे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो ना ही मुस्लिम लीग और ना ही कांग्रेस पार्टी जो थी वो सेटिस्फाइड। ठीक है, एंड इसके बाद पाकिस्तान मतलब जो है वो पाकिस्तान की डिमांड, मुस्लिम लीग ने एक इम्पॉर्टेंट डेट 16 अगस्त 1946 एक ऐसा डे रखा जिसको कहा गया डायरेक्ट एक्शन डे। कौन सी डेट? 16 अगस्त 1946। क्या कहा गया इसको? डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब है कि पाकिस्तान की डिमांड, दे डिमांडेड पाकिस्तान कि हमें पाकिस्तान जो है वो एक अलग कंट्री चाहिए। ठीक है, एंड 2 नेशन थ्योरी, मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी दी। 2 नेशन का मतलब है जब किसी कंट्री में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं तो वो इकट्ठे नहीं रह सकते, उनके बीच में कभी भी यूनिटी नहीं हो सकती। एंड रॉयट्स यानी कि जब मुस्लिम्स ने डिमांड की तो ऑब्वियसली जब आपस में इनके बीच में इतनी प्रॉब्लम्स हुई तो लोगों ने एक दूसरे को, जिसे हम कहते हैं कि नुकसान पहुंचाया। मैनी पीपल वर किल्ड फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज। ठीक है, एंड कुछ देर के लिए, यानी कि हम बात करें 1946 की, कुछ देर के लिए ब्रिटिशर्स ने मतलब कंट्रोल कर लिया क्योंकि उस टाइम अभी भी हमारी कंट्री ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था। On this day, riots broke out in Calcutta, lasting several days and resulting in the death of thousands of people. Many people were killed on this day. By March 1947, violence spread to different parts. और ये जो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक जिसे हम कहते हैं स्पार्क, चिंगारी थी, ये खत्म नहीं हुई, ये बढ़ती ही जा रही थी। अलग अलग जब तक इनको इंडिपेंडेंस नहीं मिली तब तक ये बढ़ती जा रही। ठीक है, मैनी 100,000 पीपल वर किल्ड, मतलब दोनों तरफ से ही बहुत से लोगों की डेथ हुई। मिलियंस ऑफ पीपल दे हैव टू शिफ्ट, अब धीरे धीरे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, दे ट्राई टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड फाइनली ऑन 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे एक दिन पहले मनाता है। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान वाज फॉर्म और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत से लोग जो इंडिया से, जो मुस्लिम्स थे, दे शिफ्टेड टू पाकिस्तान एंड मैनी हिंदी फैमिलीज दे केम फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। अब आपने बहुत सी ऐसी कई, जिसे कहते हैं कि स्टोरीज पढ़ी होंगी जिसमें हमने, जैसे मिल्खा सिंह की स्टोरी है ना, मिल्खा सिंह की स्टोरी भी ऐसी है। एनीवन हु विल टेल मी द स्टोरी ऑफ मिल्खा सिंह? हरी अप, रेज योर हैंड। Anyone who want to share the story of Milkha Singh? You know him, Milkha Singh?
अभी तो उनकी डेथ हो गई है ना, तो उनकी स्टोरी बहुत टचिंग है. दैट इज आल्सो related to partition of India and Pakistan. Anyone? हाँ जी, जयवन, do you know about the life history of Milkha Singh? They lived in Pakistan. His family lived in Pakistan. अनबे, हाँ जी बेटा, yes. हाँ जी. मैम शायद ऐसे था कि पहले तो वो पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन Yes. पार्टीशन हो गया, फिर वो इधर आए इंडिया. बीच में वो शायद अपनी फैमिली से भी बिछड़ भी गए थे, वापस फिर से मिले. Yes, प्रबल. Keep your mic on. पाकिस्तान में रहते थे मैम. फिर वो मैम जब मैम पार्टीशन हुआ तो उसके बाद मैम उनकी मैम सारी फैमिली मैम मार गई और वो इंडिया में आए. इंडिया में उन्होंने वही देखा, Yes, मतलब कि बेटा. Am I audible to you? Am I audible? Okay. So मिल्खा सिंह की जो स्टोरी है ना बेटा, that is also based on the partition of story. तो इनकी जो जब भी इनका चाइल्डहुड था तो एट दैट टाइम उनको, इनकी फैमिली को, मतलब जो है इनके पेरेंट्स को मार दिया गया और अपनी सिस्टर के साथ इंडिया आए. ठीक है. और यहाँ पर कितने ही मंथ्स तक इनको रिफ्यूज कैंप्स कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे कैंप्स में रखा जाता है, क्योंकि इनके पास लैंड नहीं थी. धीरे धीरे गवर्नमेंट इनको लैंड दी. फिर इन्होंने अपनी मेहनत से जो है स्ट्रगल किया. ठीक है. और एथलीट्स, यानी कि मतलब मेन ये जिसे कहते हैं कि फ्लाइंग सिख माने जाते हैं ये, तो इन्होंने बहुत से मेडल्स जो हैं वो जीते हैं. और उसके बाद फिर एक टाइम आया जब ये पाकिस्तान गए वापस, उस टाइम पीरियड में जब इंडिपेंडेंस, सब कुछ कंडीशंस नॉर्मल हो गई थी, तो इन्होंने उसी जगह पर गए जहाँ पर इनके पेरेंट्स को मारा गया था. तो जस्ट इनका मतलब एक टचिंग हिस्ट्री है दैट बेस्ड ऑन द पार्टीशन. क्लियर. तो ऐसी ही बहुत सी स्टोरीज हैं, नॉट सिंगल स्टोरी, सो मेनी स्टोरीज आर बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन एट दैट टाइम. ठीक है. साइड बाय साइड आप देखिए कि एल्सवेयर मतलब नीचे, इंडिया के अलावा एक घाना की भी ऐसी ही स्टोरी है. घाना वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स. इसमें ब्लैक पीपल, अफ्रीका में है था ये. सेम जैसे इंडिया वैसे ही घाना, जैसे इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर था वैसे ही घाना भी इनके अंडर था. तो घाना जो है गोल्ड कोस्ट. क्यों घाना को ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर किया था? क्योंकि गोल्ड के लिए बहुत फेमस था. लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ पे वाइट पीपल, यानी कि ब्रिटिशर्स ने ब्लैक पीपल जो है उनको एक्सप्लॉइट किया. फिर धीरे धीरे यहाँ पर भी रिवोल्ट किया लोगों ने. जैसे हमारी कंट्री में महात्मा गांधी, इनकी कंट्री में जिन्होंने रिवोल्ट किया उनका नाम क्या था? क्वामे एनक्रूमा. रिवोल्ट इन द घाना, क्वामे एनक्रूमा जो पर्सन थे, क्वामे एनक्रूमा जो थे घाना में, जिन्होंने रिवोल्ट किया. एंड ही गॉट इंडिपेंडेंस, दे गॉट इंडिपेंडेंस. और उसके बाद इंडिपेंडेंस मिलने के बाद क्वामे एनक्रूमा ही बिकेम द फर्स्ट हेड ऑफ द कंट्री. हमारी कंट्री में जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, इनकी कंट्री में कौन बने? क्वामे एनक्रूमा. तो ये स्टोरी किसी, जितनी भी स्टोरीज हैं इंडिपेंडेंस की, किसी एक कंट्री की नहीं है. सो मैनी कंट्रीज गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनियल का मतलब होता है फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. एंड व्हेन दे गॉट इंडिपेंडेंस, तो दे हैव टू डेवलप एवरीथिंग फ्रॉम अ न्यू एंगल. यानी कि हर चीज उनको एक नई डेवलपमेंट, एक नई शुरुआत. जैसे इंडिया को हम कहते हैं न्यूली बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री. जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया एट दैट टाइम क्या था? न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट कंट्री. और ऐसे में कितना मुश्किल था इंडिया में डेवलपमेंट करना, और इंडिया के अलग अलग सेक्टर्स को डेवलप किया गया. ठीक है. तो इन बिटवीन कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, लाइक खान अब्दुल गफ्फार खान. खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी कहते थे इनको. खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने भी काफी सपोर्ट किया कुछ लीडर्स जिनका कंट्रीब्यूशन अपनी बुक में दिया गया है. इनको बादशाह खान भी कहते थे. फ्रंटियर गांधी क्यों कहते थे? क्योंकि महात्मा गांधी की तरह चलते थे, भागते थे, रिजेंबल करते थे. और वैसे इनका नाम क्या था? बादशाह खान भी कहते थे इनको. तो इन्होंने भी नॉर्थ वेस्ट की तरफ से काफ़ी जो है वो कंट्रीब्यूट किया.
फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी पार्टिसिपेट किया, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, लाइक यू कैन सी फ्रॉम दिस, हियर यू कैन सी, ठीक है। तो ये पर्सनैलिटीज़ के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जैसे मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद, इनका भी नाम हमारी कंट्री में मतलब जिसे हम कहते हैं कि बहुत लिया जाता है, फ्रीडम फाइटर्स ना। तो आज़ाद वाज बोर्न इन मक्का। वैसे इनका बर्थ जो है वो मक्का में हुआ। तो बंगाली फादर, इनके फादर बंगाल से थे और मदर देखिए अरेबियन थी। वेल बर्स इन उर्दू, यानी कि वैसे तो इनको बहुत सी लैंग्वेजेस आती थी, तो लेकिन वैसे उर्दू लैंग्वेज जैसे इनकी मास्टरी थी। एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन गांधी मूवमेंट, यानी कि ये भी गांधी मूवमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। महात्मा गांधी को उन्होंने सपोर्ट किया। ये चाहते, बीइंग अ मुस्लिम ही अपोज मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि मुस्लिम होते हुए इनका ये मानना था कि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्रीज नहीं हो सकती, ठीक है। एंड ही वाज अपोज टू जिन्ना टू नेशन थ्योरी, ये जिन्ना के टू नेशन थ्योरी से वो अपोज करते थे, ही वाज नॉट फेवरेट। देन इसके बाद है नेक्स्ट पिक्चर देखिए, सी राजगोपालचारी, ही आल्सो सपोर्टेड महात्मा गांधी मूवमेंट, ठीक है। एंड इन्होंने भी ये मतलब इनकी मेन इंपॉर्टेंट क्या थी, ये फ्री इंडिया यानी कि इंडिपेंडेंस इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली तो ये हमारी कंट्री के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। देन सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका तो टॉलेस्ट स्टैचू आपने देखा ही गुजरात में लगाया गया। क्यों लगाया गया, रीजन क्या है, इनकी सबसे इम्पोर्टेंट जो मतलब मेन कंट्रीब्यूशन माना जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का मतलब क्या है बच्चे, जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल गई ना, इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में बहुत से छोटे छोटे किंग्स थे, एरियाज थे। ये किंग्स जो थे वो ब्रिटिशर्स के फास्ट फ्रेंड्स थे, और ब्रिटिशर्स ने मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंस तो दे दी, लेकिन इन किंगडम्स को इंडिपेंडेंट कर दिया, और इनके ऊपर ये जो है वो छोड़ दिया कि क्या वो इंडिया में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू के जो किंग थे राजा हरि सिंह, ठीक है, उनके ऊपर ये छोड़ दिया कि वो इंडिया में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में। तो ऐसे में मोर देन 500 छोटी छोटी एरियाज प्रिंसली स्टेट्स थे। इन प्रिंसली स्टेट्स, ये प्रिंसली स्टेट्स दोनों ही कंट्रीज ना इंडिया का पार्ट बनना चाहती थी ना पाकिस्तान। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी किंगडम्स थी, ठीक है, वो ना इंडिया में आना चाहते थे ना पाकिस्तान में, इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, लेकिन थे वो इंडिया के अंदर, है ना, सेपरेट नहीं थे, थे तो इंडिया के अंदर ही। तो इसीलिए उस टाइम पर में वल्लभ भाई पटेल ने इनको कन्विंस किया, और इनकी कुछ कंडीशंस, जैसे जो कंडीशन जम्मू के राजा हरि सिंह ने क्या कंडीशन रखी कि जम्मू जो है, जम्मू कश्मीर रियासत जो है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा, इलेक्शंस भी अलग होंगे, और कोई भी इंडियन जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे। ये उस टाइम के रूल से, अब तो आर्टिकल 370 खत्म हो गया, अब तो रूल चेंज हो गया, लेकिन तब जब इंडिपेंडेंस मिली थी तब इस बेस के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनाने के लिए राजा हरि सिंह जो है वो रेडी हो गए थे। और इस तरह से मिलिट्री उनको प्रोटेक्ट करेगी, और कितने ही ईयर्स तक हमारी इंडियन मिलिट्री जम्मू एंड कश्मीर को हर एक एक्सटर्नल अटैक से प्रोटेक्ट करती है, हमारे सोल्जर्स प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली वल्लभ भाई पटेल ने जम्मू एंड कश्मीर के साथ ही और भी बहुत छोटी छोटी रियासतें जो किंग्स थे उनको, उनके साथ बातचीत की, उनको कन्विंस किया कि अगर आप इंडिया का पार्ट नहीं बनोगे तो कोई और नेशन आप पे अटैक कर सकता है, ऐसे में फिर इंडियन आर्मी आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। मतलब वर्ल्ड, अगर आप अलग से एरिया में रहना चाहते हो तो कोई भी फॉरेन कंट्री आप पे अटैक कर सकती है। एट दैट टाइम इंडिया विल नॉट सेव यू, ठीक है। तो इसीलिए उस टाइम पीरियड में वल्लभ भाई पटेल ने इन सभी किंग्स के साथ मीटिंग्स, कितने ही सेशंस, एक मीटिंग में नहीं कितने ही सेशंस, इनको कन्विंस किया। आयरन मैन कहा जाता है इनको, वल्लभ भाई पटेल। एंड उसके बाद जितनी भी प्रिंस को बहुत से ऐसे एरियाज थे, उन किंग्स जो थे वो इंडिया का पार्ट बनने के लिए रेडी हो गए,
और इस तरह से उनको इंडिया का पार्ट बनाया गया और हमारी कंट्री क्या बनी, नेशन। आवर कंट्री बिकेम नेशन एंड यूनाइटेड। हमारी कंट्री जो है वो यूनाइटेड। So this way we can say that many people they contributed in the national freedom struggle even before and after. अब इसके बाद ये देखिए मोहम्मद अली जिन्ना, ओरिजिनल पिक्चर्स हैं बॉम्बे सितंबर 1944, ठीक है। इसमें दिखाया गया कि किस तरह से ही रीऑर्गेनाइज मुस्लिम लीग, उन्होंने मुस्लिम लीग को किस तरह से एक स्पोक्समैन बने। स्पोक्समैन का मतलब क्या है कि मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते थे, ब्रिटिशर्स के साथ जो भी बातचीत होती थी ये करते ही बात करते थे। और अल्टीमेटली पाकिस्तान की डिमांड रखने का मोटिव भी यही था इनका कि ये खुद पावर में आना चाहते थे। और आपको पता है जब पाकिस्तान बना तो मोहम्मद अली जिन्ना ही बिकेम द हेड ऑफ द कंट्री। पावर यानी कि कई बार क्या होता है, कई लोग जो पावर के लिए भी ऐसा करते हैं, उनको ये था कि जब तक अगर वो इंडिया में रहेंगे तो कभी भी वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, ही डिमांडेड सेपरेट नेशन सो दैट ही कैन बी इन द पावर, ठीक है। तो अल्टीमेटली आई हैव डिस्कस ऑल द शॉर्ट यू कैन से इंफॉर्मेशन कवर। तो once again I am going to revise whole topic and now tomorrow I will discuss with you question answers. Clear? So chapter is very long and you have to read properly, thoroughly, so that answers of the back exercise can be given. When we will start the chapter, that chapter is, I am again revising you the topic, please listen very carefully. Making of national movement. टाइम पीरियड हमने लिया है 1870 से कवर किया 1947 तक, है ना। जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था बच्चा, स्टार्टिंग में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने कुछ एक्ट्स पास किए। कौन कौन से एक्ट्स पास किए? आर्म्स एक्ट 1878, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास किया, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। कुछ ऐसे एक्ट थे जिन एक्ट्स के कारण इंडियंस का कॉन्फिडेंस जो था वो ब्रिटिशर्स पे नहीं रहा। Now Indians they wanted to change British governments, so that's why slowly and gradually they participated against them. इसके बाद फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन 1885। A.O. ह्यूम, स्टार्टिंग में कितने डेलीगेट्स थे? 72 डेलीगेट्स। कहाँ पे हुई थी इनकी मीटिंग? बॉम्बे में हुई सबसे पहले इनकी मीटिंग। 2-3 मेंबर्स के नेम आप पता होंगे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, W.C. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ, इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। और A.O. ह्यूम जो थे वो रिटायर ब्रिटिश ऑफिशियल थे, ठीक है। इस INC को बनाने का मेन मोटिव था कि इंडियंस के मन में जितना भी गुस्सा है उसको पीसफुली शो किया जाए, जो इनकी प्रॉब्लम्स है। लोग स्ट्राइक ना करें, एजिटेशंस ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, सत्याग्रह ना करें, तो ये मेन रीजन था। देन नेशन इन द बिल्डिंग, फिर धीरे धीरे हमारी कंट्री, नेशन का मतलब होता है कैसे धीरे धीरे यूनाइटेड होती गई, कैसे इंडियंस ने अपने आप को इकट्ठा किया, ठीक है। इसके लिए मेन हम जो है वो मानते हैं कि कुछ लीडर्स थे, जैसे मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। मॉडरेट्स बिलीव करते थे पॉलिसी ऑफ प्रेयर। उनका ये मानना था कि एप्लीकेशंस लिखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी बात जो है वो पीसफुली बताई जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो एक्सट्रीमिस्ट थे, लाल बाल पाल, ये वायलेंस या जिसे हम कहते हैं कि एंग्री थे, और ये जो है वो अपनी पॉलिसीज को मतलब जो है वो ब्रिटिशर्स के आगे प्रेजेंट करना चाहते थे इन द वे ऑफ स्ट्राइक्स, एजिटेशंस करके, ठीक है। और जब ब्रिटिशर्स को ये लगा कि लोग जो हैं वो उनके अगेंस्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, जिन एरियाज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी उन एरियाज में से एक था बंगाल। उस टाइम पीरियड में वहाँ के वॉइसरॉय कौन थे? वॉइसरॉय कर्जन, CURZ1। ही डिवाइडेड द बंगाल इनटू 2 पार्ट्स, पार्टीशन कर दिया, हिंदू मुस्लिम्स को अलग कर दिया। ये वो टाइम था जब हिंदू मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी थी, और उन्होंने क्या किया, हमारी कंट्री में यूनिटी को ब्रेक किया डिवाइड एंड रूल के अंडर, और इस तरह से कंट्री को बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। अब ईस्ट बंगाल बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल हमारी जो स्टेट है ना। तो इसके बाद फिर धीरे धीरे टाइम पीरियड आया जिस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में जो है वो कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट हुआ, कांग्रेस पार्टी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, बाद में नो डाउट फिर से ये इकट्ठे हो गए, ठीक है। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914। इस पर्टिकुलर टाइम पे में इंडियन इंडस्ट्रीज
काफ़ी ग्रो हुई, क्योंकि ब्रिटेन से आने वाला सामान काफ़ी देर के लिए रुक गया था। तो इंडियन इंडस्ट्रीज ने ग्रो किया, लेकिन साथ ही इंडियंस जो पुअर पीपल थे, फार्मर्स थे, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि फॉरेन गवर्नमेंट थी, दे वर बिजी इन वॉर, सो दैट्स व्हाई एट दैट टाइम मेनी पीपल दे बिकेम टर्न्ड अगेंस्ट हिम। देन एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, कमिंग ऑफ महात्मा गांधी 1915, महात्मा गांधी के आने से ही हमारी कंट्री में मूवमेंट्स की शुरुआत हुई, सत्याग्रह की शुरुआत हुई, ठीक है। उन्होंने आते ही 3 प्लेसेस CKA, चंपारण, खेड़ा, गुजरात, ठीक है, वहां पर सत्याग्रह स्टार्ट किया। फिर रॉलेट सत्याग्रह किया, रॉलेट सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। रॉलेट एक्ट क्या कहता था कि इंडियंस इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है। इंडियंस जो हैं, पुलिस को उन्होंने अनलिमिटेड पावर्स दे दी कि पुलिस कैन अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल, बिना किसी केस के अगर लोग स्ट्राइक्स करेंगे, एजिटेशंस करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, पुट इन जेल फॉर 2 years। तो ऐसे एक्ट के अगेंस्ट लोगों ने महात्मा गांधी को सपोर्ट किया और हड़ताल 6 अप्रैल 1919 को डिसाइड किया हड़ताल करने का, ठीक है। इन बिटवीन मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ का मतलब है कि लोग जो है वो इकट्ठे नहीं होंगे, है ना, लोग आपस में मिलकर रैलीज नहीं करेंगे। लेकिन जलियांवाला बाग इंसिडेंट एक ऐसा इंसिडेंट माना गया जिस इंसिडेंट के कारण बाद में लोगों ने इसका जो है बदला लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट। देन रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का टाइटल जो है वो वापस कर दिया, ठीक है। बहुत से लोगों ने गुस्सा दिखाया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। फिर महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह को वापस ले लिया, लेकिन कुछ सालों के बाद फिर से, कुछ टाइम के बाद फिर से एक नई मूवमेंट स्टार्ट की, नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या था? नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिशर्स। खिलाफत का मतलब मुस्लिम्स की भी ऑर्गेनाइजेशन थी जो ब्रिटिशर से अनॉयड थे। अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने मिलकर महात्मा गांधी के साथ सपोर्ट किया और इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले लोग क्या करते थे? लिकर शॉप्स पिकेट की उन्होंने, फॉरेन क्लोथ को बर्न किया, टीचर्स, स्कूल्स, ब्रिटिश स्कूल्स को छोड़ दिया, लॉयर्स दे गेव अप प्रैक्टिसेस, लॉयर्स ने कोर्ट में जाना छोड़ दिया, लोगों ने फॉरेन क्लोथ खरीदना शुरू कर दिया, बंद कर दिया, खादी पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया, इंडियन गुड्स पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया और अल्टीमेटली फॉरेन को काफ़ी इंपोर्ट जो है वो लॉस। देन डिफरेंट ग्रुप्स, नॉन कॉपरेशन के ग्रुप्स कहाँ कहाँ पे? अलग अलग स्टेट्स, खेड़ा, आंध्र प्रदेश, सिंध, पंजाब, असम, अलग अलग स्टेट्स का बताना है कि लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया एंड दे वर्शिप महात्मा गांधी लाइक अ गॉड। उनका ये मानना था कि महात्मा गांधी जो है उनको फ्रीडम दिलाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर कुछ पार्टीज बनी, स्वराज पार्टी, CPI पार्टी बनी, RSS बना, राष्ट्रीय सेवक संघ बना। इन बिटवीन व्हेन दिस मूवमेंट टर्न्ड वायलेंट, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यू टू चोरी चोरा। चोरी चोरा इंसिडेंट में क्या हुआ? कुछ लोगों ने जो बहुत गुस्सा थे ब्रिटिशर्स के साथ, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया। मैनी पुलिस ऑफिसर्स वर किल्ड, 22 पुलिसमैन वर किल्ड। महात्मा गांधी ही बिकेम एंग्री एंड ही कॉल्ड ऑफ दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। देन इसके बाद फिर 1929 पूर्ण स्वराज साइमन कमीशन आया 1928 में। तो ये हमने कुछ इवेंट डिस्कस की थी। इन बिटवीन हमने डिस्कस किया शहीद भगत सिंह की स्टोरी है ना, कि कैसे उन्होंने जो है वो सांड्रस को मारा, असेंबली पे बम थ्रो किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी आवाज सुनाई, ठीक है। दांडी मार्च, देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और उसके बाद फिर हमने किया क्विट इंडिया मूवमेंट। क्लियर? सो चैप्टर इज वेरी लॉन्ग, रीड द चैप्टर थॉरोली। क्लियर? हाउ टुमारो आई विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स विद यू एंड सब बच्चों की टर्न आएगी और सब बच्चों के माइक ऑन होंगे, तब प्लीज read the chapter thoroughly so that you can give the answers. Okay beta, thank you.